हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक ब्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं आज जा रहा हूँ भाई एक सेमिनार में, जहाँ पे अवध ओझा सर आ रहे हैं। स्पेशली स्टडी IQ का सेमिनार है। तो जब भी टाइम मिले तो सेमिनार वगैरह अगर कहीं आसपास हो इस तरह के टीचरों का तो ज़रूर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इससे बहुत कुछ क्लियरिटी मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर जा कर के उनका कोर्स खरीद ही लें, उनको सुनने से भी बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिट होगा आगे चल करके या कभी भी। तो रैपिडो वगैरह बुक हो चुका है यार, और मैं निकल रहा हूँ सेमिनार के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो रैपिडो वाले भैया आ चुके हैं और जल्दी से मैं पहुंच गया वहाँ, क्योंकि लेट होने वाला था, भीड़ ज़्यादा ही होगा। और ये देखो वहाँ पे भीड़ दिख भी रहा है और एंट्री भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वहाँ पे सीट फुल हो चुका था कुछ। इसके बाद आखिरकार हम लोगों को एंट्री दिया गया और फिर जब ऐसे ही अंदर हम लोग पहुँचे तो वहाँ दिख रहा है कि भाई 80% सीट तो फुल ही हो चुका था। उसी में अपना सीट खोजना था, तो उसमें देख करके कहीं एडजस्ट हो गया, एक सीट मिल गया। बाद में तो बहुत लोग ऐसे ही बैठ गए। इसके बाद सेमिनार शुरू हो गया। पूरा वीडियो जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। लड़के बहुत खुश हो रहे हैं, बताता हूँ। सबसे पहले आंख मिलाना होता है, फिर उसके पीछे भी जाना होता है। और सेमिनार वाले प्यार में अक्सर लड़कों को लड़की का भाई बन जाना। तो भाई अब टीचर लोग आने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। टीचर्स लोग आ रहे हैं स्टेज पे। तो यार पूरा वीडियो देखना, क्योंकि सारे टीचर कुछ ना कुछ अच्छी बातें ही करेंगे। और अगर आज वो वहाँ पे बैठे हुए हैं स्टेज पे तो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में उखाड़े ही हैं, ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। तो उनको सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और मिलते हैं लास्ट में। सीधे संबोधित करने के लिए बुला ले, वो भी तब जबकि मैं लगातार अप्रिय बातें कहता रहा हूं। और यकीन कीजिए मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं फिर कुछ अप्रिय बातें ही कहूंगा। मैं इस देश के एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षक हूं और वही मेरी प्राइमरी आइडेंटिटी है। चाहे आप तमाम मीम्स देखते हो, वो कैजुअल, वो मॉक इंटरव्यूज या मेरा अपना चैनल, उन तमाम चीजों को आप देखते हैं। लेकिन मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि मैं आप जैसे विश्वविद्यालयी विद्यार्थी जो होते हैं उनके शिक्षक के तौर पर अपने आप को जानता हूं, मानता हूं। और मैंने बार बार एश्योर किया है कि आई विल डाई एज अ टीचर। सो दैट्स व्हाट माय प्राइमरी आइडेंटिटी इज। और उसी संदर्भ में आप लोगों से आज मैं बात करने के लिए यहां हूं। आप में से कितने लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं? रेज योर हैंड्स। पर्सन, इफ you're OBC person, any other marginal identity or a person with disability, तब आपकी और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि इस रिपब्लिक में, इस गणतंत्र में आपको आपका वाजिब हिस्से से कुछ कम मिला। और अब अगर आप जाकर इस वाजिब हिस्से को क्लेम करते हैं, तब आप अपने बाद में आने वाले तमाम लोगों के लिए एक मिसाल बनती है। हेंस मेरी बात शुरू इस बात से होती है कि आपका इस परीक्षा में शामिल होना गणतंत्र पर आपका दावा पेश करना है, लेकिन शामिल होने भर से आप बाराती बनते हैं। यकीन कीजिए अधिकांश लोगों को बाराती चाहिए, इसलिए मैं कड़वी बात कह रहा हूं। जैसे ही आपने परीक्षा का फॉर्म भरा, आपने लेजिटिमेसी दे दी, सरकार खुश है कि देखिए हमारे पब्लिक एग्जामिनेशन में द फेथ इज सो इमेंस, हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में फेथ इज सो इमेंस कि 9 लाख। इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका फोकस नहीं है। इट इज ऑल, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता यहां पे ये शब्द बोलना चाहिए नहीं, बट इट इज ऑल बुलशिट। क्योंकि मैथमेटिक्स है भाई, मैथमेटिक्स कह रहा है कि 9 लाख अप्लाई करेंगे, फाइनल सिलेक्शन जो है वो 200 लोगों का टॉप सर्विस में होने वाला है, 400 का मान लीजिए। तो अधिकांश लोग तो इन एनी केस मैथमेटिकली फेल करेंगे ना, अगर ऐसे फेलियर कहते हैं तो you need to have a backup plan ready. It is so important. But for that you have to make sure that your initial attempts are the serious attempt. ट्राई बॉल खेलने के लिए नहीं होता यूपीएससी। बताते ना क्रिकेट में सबसे कच्चे व्यक्ति को बुला लेते हैं, हाँ इसे आधी पिच से बॉल मार दो, ट्रायल बॉल है। या आधी पिच वाला खेल मत खेलिए, पहली बॉल सबसे सीरियस बॉल है, उस पर बीट मत होइए।
प्रीलिम्स, पहला प्रीलिम्स आपका सबसे सीरियस प्रीलिम्स है, उस पर बीट मत होइए। एंड मेक श्योर दैट यू आर सीरियस एंड यू आर गेटिंग एंग्री एंड आज के विद्यार्थियों में वापस आ रहा है। कल रात को मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया तो हमसे वहां की मीडिया कर्मियों ने पहला सवाल पूछा कि इमरान सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, लेकिन समय के साथ देखा गया कि वो रवायत बदलती गई, वो परंपरा बदलती गई। हमने सुना है इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इतिहास अपने आप को नहीं दोहराएगा? मैंने कहा दोहराएगा, और यही जेनजी जनरेशन दोहराएगी जो मेरे सामने बैठी हुई है, क्योंकि ये रवायत बदल रही है, ये परंपरा बदल रही है। जब रवायतें बदलती हैं, परंपराएं बदलती हैं, तो परिणाम भी बदलता है। तो अगर आप बदलेंगे अपने आप को, निसंदेह रूप से आपका रिजल्ट भी बदलेगा। सर ने एक बहुत बड़ी बात कही, हमको क्या बोलना है, कहां आगे बढ़ाना है, उसकी पृष्ठभूमि हमारे बड़े भाई के रूप में भी है, हमारे सीनियर्स हैं, विजय सर ने ही तैयार कर दी। उन्होंने आपसे कहा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव जो है वो प्रीलिम्स का एग्जाम है। मैं सवाल पूछता हूं, क्योंकि हमारे सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं, एक कॉमन सा डाउट आप सबका था कि सर आज के युग में जब जेनजीज एज स्टूडेंट्स इनकी तादाद बढ़ गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, तो आखिर कोचिंग की जरूरत ही क्या है? एवरीथिंग इज ऑन अ फिंगर टिप्स, है ना, एवरीथिंग इज जस्ट वन क्लिक अवे, और बहुत ही इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मिल गया, तो फिर हम सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। और बहुत ही महान व्यक्ति ने एक बार एआई को मां का दर्जा भी दिया था, तो एआई में मैं रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ यार, मैं रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूँ भाई। ये कौन है भाई? ये तो एआई के बारे में मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ। देखो, माँ जो होती हैं कोई वो तो दिशा होगा, दिखाती हैं, कोई तो है ना, पॉलिटिशियन ही है। संस्कार सिखाती हैं, लेकिन चलना बच्चे को खुद पड़ता है। ये बात है। आप में से कितने लोगों ने, अब मेरे को ये बताना, आप में से कितने लोगों के मोबाइल फोन्स में चैट जीपीटी है इस वक्त? सबके फोन में, ठीक है। कितने लोगों ने धुरंधर पिक्चर अभी देखी रिसेंटली? अरे यार, 2 वाला तो अच्छा खासा परसेंटेज है धुरंधर मूवी का भी। अब मुझे आप ये बताइए कि धुरंधर मूवी आपने जिन्होंने देखी, उन्हें वो फिल्म देखने में मजा आया, उसकी गहराई को वो फिल्म देखकर समझ पाए, या फिर अगर चैट जीपीटी उसकी समरी बताता तो उससे आपको ज्यादा मजा आता? मूवी देखने में मजा आया। तो सीधी सी बात है कि एआई जो है इट्स एन इंपॉर्टेंट टूल आपकी पढ़ाई में। ये आपका आया, इसलिए मैं इलाहाबाद कह रहा हूं, फिर प्रयागराज में एंटर करूंगा। जब मैं इलाहाबाद आया तो मेरी माता जी बोली कि नाहक में जा रहे हो, तुमसे ना हो पाएगा। सही बोली। तो मैंने अपनी माता जी से कहा कि देखो भैया, आप हमारी माँ हो, माँ को लड़के में हमेशा ये दिखाई पड़ता है कि हमारा लड़का तो बदमाश है। और विजेंद्र सर ने एक बात कही कि आप सारे लोग आईएएस इसलिए बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि आप किसी न किसी स्तर पर बेइज्जत हुए हैं, परेशान हुए हैं। तो मैं भी एक सामान्य घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी मेरे पोस्ट ऑफिस में थे, बाबू थे, और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, फातिमा इंटर कॉलेज में, वहां सब एरिस्टोक्रेसी के लड़के, कलेक्टर, मंत्री, विधायक, तो वहां एक बाहुबली का होना बहुत जरूरी था। अरे यार, पहले पूरा सुन दो। अब सर ने कहा कि मैं अप्रिय बात कहूंगा, टीचर है, प्रोफेसर है, दिल्ली विश्वविद्यालय में है, कोशिश करते हैं कि आप जागे। जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन को अगर आप पढ़ोगे ना, तो शिक्षकों ने आमतौर पर यही भूमिका निभाई है, उन्होंने जागृत करने का प्रयास किया। लेकिन मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं कोच हूं, इसलिए मैं सारी प्रिय बातें करूंगा। मेरा उद्देश्य जगाना नहीं, मेरा उद्देश्य जिताना है, चाहे छल से। अब सर ने कहा कि भाई आप बराती हो, बराती, हम रैंचो जैसे बराती हैं।
हम दुल्हन को मंडप से तब उठाएंगे जब वो शादी करने जा रही है। लेकिन रैंचो की खासियत क्या है? मतलब ऐसा थोड़ी आप भी उठा लोगे। रैंचो की पहली खासियत यह है कि उस आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी है। वो आदमी जानना चाहता है। उसका डीन बोल रहा है, प्रवचन दे रहा है, सेशन शुरू होने जा रहा है, आया बड़े स्टाइल में घोसला उसला लेकर आया और अंडा अंडा गिरा रहा है। वो देख रहा है मस्ती से कि मास्टर हम ही तो बगई थी। और फिर वो धीरे से हाथ उठाता है और कहता सर स्पेस में पेंसिल क्यों नहीं ले आ सकते? वो चीज आपको सीखनी है, तभी दुल्हन मंडप से भागेगी। क्यूरियोसिटी इतनी बड़ी चीज है ना, ज्ञान की मां, उसको मदर कहा गया। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप में से कितने सारे लोग हो जो पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो? अरे बिल्कुल। 2 साल से, सिर्फ 2 साल वाले, 2 साल। अच्छा, आप में से कौन है जो मेरे सवाल का एक जवाब देना चाहता है? अरे आप जिसको उठाइए। 2 साल से तैयारी करो। नहीं तो होगा नहीं देगा। अरे सर इधर 2 साल वाला कौन है? देखो, बेइज्जती से मत डरना, क्योंकि 3 लोगों की इज्जत नहीं होती। भिखारी, सन्यासी और स्टूडेंट। अगर तुमने इज्जत बचाई तो तुम गए। इधर कौन है जो 2 साल से तैयारी कर रहा है? चलो भाई, क्या नाम है? सुन लो, ये देख लो। 2 साल से तैयारी कर रहा हूं, 3 साल से। एक आधा अटेम्प्ट दिया। करसन की नीति का नाम बताओ जिससे उसने प्रयास किया कि स्टूडेंट राजनीति और नेशनल मूवमेंट में ना जा पाए। सुन लो, ये लाइव दिखा के जा रहा हूं, बाद में मत कहना 3 साल से तैयारी कर रहा हूं ना, मॉडर्न इंडिया तो पढ़ी ही होगी। करसन की वो कौन सी नीति है जिसके द्वारा वो कोशिश कर रहा है कि भारतीय जो छात्र हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा न बन पाए? कौन सी नीति? मैं कह नहीं। रस्सी रस्सी टकराए दुल्हन उड़ा के। ये देखो, ये भिखमंगे कहीं के लपेटना शुरू कर दिया। गमछे की बेइज्जती तुम नहीं कर सकते, उतारो इसको। ये शान है हमारी। पहली चीज ये है। हाँ भाई, इधर से जवाब कौन दे रहा था? इधर इधर आओ। स्टेज पे बुलाइए उसको। स्टेज पे आओ, मारा कि नहीं? आओ। बन गया इंशाअल्लाह। बताओ, यूनिवर्सिटी एक्ट के सारे प्रावधान बताओ। घंटा। उसमें एक प्रावधान ये था कि जो स्टूडेंट है कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, और अगर कुछ सर वो रेलवे कमीशन दूसरा 1902 में, 1904 में। अरे साला। सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन ये है कि अगर कोई भी दिला देता हूं। उसका पहला पॉइंट ये था कि सीनेट जो होगी, यूनिवर्सिटी को जो सीनेट होगी उसमें ऑफिशियल नंबर ज्यादा होंगे, जो सरकारी सदस्य हैं वो ज्यादा होंगे। दूसरा उसका दूसरा पॉइंट ये था कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी से, जितने भी, यही सबसे प्यारा कानून था जिसकी वजह से बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रावधान शुरू हुआ। तो उसका दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है, मान लो इलाहाबाद में कॉलेज है, प्रयागराज में सीएमपी। अब सीएमपी किससे एफिलिएटेड है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अब सीएमपी डिग्री कॉलेज का अगर कोई भी स्टूडेंट राष्ट्रीय आंदोलन में पकड़ा गया तो कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तीसरा उसका फीचर था पीरियोडिकल इंस्पेक्शन। मतलब पीरियोडिकल इंस्पेक्शन, जो सरकारी अधिकारी हैं वो कभी भी पहुंच जाएंगे कॉलेज में, स्कूल में, और वो इंस्पेक्शन करेंगे।
ज्यादा तो नहीं जीत पाए, हमारे तरफ से खुदा गजब, सही बताया था लड़का लेकिन। खुश रहो, तुमने इतने भर का जवाब दिया था। अरे बहुत इतना है। ये जो कमी है ना, तो रैंचो मॉडल ये है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। रैंचो मॉडल का दूसरा पॉइंट ये है कि आपके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। अब इस आदमी को पता है कि भाई छात्रों, बहुत अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात है, इसको पता है। कर्जन आया ही कब है? 1899, 1899। 1899 भारत का कौन सा समय है जब एक्सट्रीमिस्ट खड़े हो रहे हैं, लाल बाल पाल, राष्ट्रवादी आंदोलन मजबूत हो रहा है। अब उसको भारत की जनता को उग्र भी नहीं बनाना है, लिप्टन की तरह। लिप्टन किस लिए आया था? लिप्टन आया था भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की धारा को दबाने के लिए, लेकिन दबाने यही तो किया लिप्टन ने। उसके बाद रिप्पन आता है और रिप्पन उस परिस्थिति को संभालता है। लेकिन कर्जन वो आधुनिक इतिहास का एक बहुत प्यारा नायक है। इतना भी सीरियस नहीं होना है। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आज तक कभी सीरियस नहीं हुए। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, रैंचो को देखो, जब वो सब पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन, क्लियर है वो, अप डाउन, वो एकदम क्लियर है कि मशीन की डेफिनेशन क्या है। तीसरी बात उस आदमी के अंदर ये है, और जब वो पेपर जमा करने जा रहे हैं तीनों, फरहान, राजू और रांचो, तो प्रोफेसर कह रहा है कि तुम लेट हो गया, तुम्हारा आंसर शीट नहीं लेगा। कहते सर आपको पता है हमारा नाम क्या है? अरे बोले तुम प्रधानमंत्री मोदी के घर का भी होगा तो भी नहीं लेगा। कहते सर आपको हमारा नाम और नंबर पता है? कहता नहीं पता, फिक्स कर देते। ये है रैंचो मॉडल। जिनके पास ये क्षमताएं हैं उन्हीं के लिए दुल्हन मंडप से भागेगी। दूसरा बता रहे, उसमें भी आ रहा है। कितने लोगों का हिंदी साहित्य है, मतलब हिंदी सब्जेक्ट है मेंस में? अब न बताओगे तुम्हारे ऊपर वाले भी है। आओ गुरु, हाँ गुरु, आओ। अरे यहाँ किसी का हिंदी? आ जाओ आ जाओ। लपेटा, या तो पैसा लेके जाओगे या जलील होके जाओगे। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। घर वाले कोई तो फंसा, इस बार पक्का 500 नहीं मिलने वाला। उससे ज्यादा में बेहोश हो जाओगे। इसको तो ऐसे चढ़ा देना चाहिए उठाकर। उतना ही खाने की कोशिश करो जितना तुम हजम कर सकते हो। ज्यादा खाओगे तो हमारी संसद 50% जिन लोगों से भरी, इसी 500 के चक्कर में तो भरी है कि बाबू जी कुछ दे दो। भारत एक देश है जहां की जनता राजा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। और उस देश की जनता जो खुद राजा है वो पूछती है राजा कैसे हूं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अंदर से भिखमंगी है, उसको सब कुछ करना है। जाइए जाइए, सब कुछ। आइए इस बंदा गमछा भी है इनके पास। तो मैं अपनी बात कर रहा था, मैं यहाँ आया इलाहाबाद, और सबसे बड़ी घटना रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन। मजा तो आया। कैसे हुआ आज तक किसी को नहीं पता, पर हो गया। और जब पहली बार मार्कशीट आई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरी लोग सामने कि जनता सामने है, और विजेंद्र सर की भाषा में कहे तो लड़के सामने है। तुम्हारा 12th किस स्ट्रीम से था? मीडियम तो हिंदी था। साइंस से थे, ह्यूमैनिटीज थे, कॉमर्स से थे, किससे थे? मैथ साइंस से थे। अरे कॉन्फिडेंस तो है बच्चे में। कंपाउंड क्या होता है?
ये तो अभी सुन रहे हैं। क्या बात है, कह रहा कंपाउंड ब्याज होता है। भाई साहब नहीं, केमिस्ट्री में कंपाउंड का हेलो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान में कंपाउंड क्या होता है? माइक में बताओ, इसको बताओ। सर ये बंद होता है। क्या होता है? बंद बंद? जी सर, जो तत्व को बंद बनाते हैं। साला कौन बोलना चाह रहा है यार। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है? अमन गौतम। जाओ गौतम। जो अमन का है तो हो गया। बड़ा अरे खतरनाक यार। अब देखो, इन लड़का आया है इलाहाबाद 2 महीने पहले आया है और तैयारी शुरू किया है और इसका साइंस बैकग्राउंड है, साइंस। अरे इधर हाथ हिलाते हुए जा। ये साइंस 12th इसका साइंस था और 12th साइंस से करके आया है और मैंने इसे सिर्फ एक बड़ा सरल सवाल था और तैयारी कर रहा है। यही लूटा जाएगा, ये कॉम्प्लान बॉय है। आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। मतलब जो प्रचार देकर प्रभावित है। लेकिन तुम देखो, अच्छी बात है, आए हो तैयारी करने, बहुत अच्छी बात है। तैयारी का जो सबसे पहला नियम है ना, सबसे पहला और सबसे ताकतवर नियम यह है कि आपके आधारभूत सिद्धांत क्लियर होने चाहिए। अगर आपके आधारभूत सिद्धांत क्लियर नहीं है तो आप जीवन में फंस जाएंगे। अब इसी क्रम में मैं आपको एक ऐसे आदमी का नाम बताता हूं जिसके पीछे दुल्हन खुद ब खुद भागती रही, क्योंकि उस आदमी के सिद्धांत क्लियर है। वो आदमी एक जमींदार का बेटा है, अनाथ है, मतलब पिता तो है पर मां नहीं है और मां सौतेली है। और सौतेली मां का यह रवैया है उस आदमी के प्रति कि वो उसे घर में रहने ही नहीं दे रही। पर उस आदमी के बेसिक सिद्धांत बहुत क्लियर है। मतलब इतिहास का वो इतना प्यारा नायक है कि अगर उसको 5 साल और समय मिल गया होता तो शायद मुगल भारत की गद्दी पर बैठ ही नहीं पाते। दुर्भाग्य उस आदमी का सिर्फ यह था कि सिर्फ 5 साल का समय मिला और 5 साल के समय में उस आदमी ने जड़ें इतनी गहरी कर दी। और उस आदमी का आरंभिक नाम है फरीद और उसका ऐतिहासिक नाम है शेरशाह सूरी। उसके सिद्धांत इतने क्लियर है, इतने सिंपल क्लियर है, मतलब कहीं कोई डाउट ही नहीं है उसको पता है कि ये जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ हुमायूं, जिसने कोशिश किया। तुम मेंस वगैरह लिखे हो? हाँ, निश्चित लिखे होगे। इंटरव्यू दिया? अभी नहीं दिए। कितनी उम्र हो गई? 27। अपना नाम लिखा देना, तुम्हारा स्टडी आईक्यू में फ्री करवा देंगे। अरे ये डायरेक्टर हैं, इनके पास जाना है, बस पर्ची ही काफी है। ठीक है, देखो यार, अभी सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे याद नहीं आ रहा कि किसने कहा, लेकिन शायद इमरान भाई ने कहा कि हम भेदभाव वाला जो पॉइंट अभी आपने यहाँ पे कहा कि हम एक सकारात्मक और एक नकारात्मक भेदभाव करते हैं, तो जो हमें लगता है कि नहीं यार, द्रोणाचार्य को पता है कि अर्जुन पे ही दांव खेलना है। क्योंकि युधिष्ठिर से अगर पूछा गया कि भाई चिड़िया की आंख के साथ साथ क्या दिख रहा है, कह रहा मोदी जी दिख रहे हैं। मोदी जी कुमार। तब द्रोणाचार्य ने कहा पीछे आ जा, मोदी जी दिख रहे हैं। भीम को बोला इधर, कहाँ रहते हो? बलिया रहते हैं जी। अच्छा, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले बाबा, योगी बाबा दिख रहे हैं। भाई तुम्हारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? विजेंद्र सर ने कहा आपके साथ भेदभाव हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो जिनको आप चुनते हो उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े होते हो। बाबू जी, हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान के नौकरों के सामने खड़ा होता है, हाथ जोड़ के, बड़ा खुश होता है कि नेताजी हमारे घर आए थे। मुंह पे थूक के गए कि नहीं? जी भैया, थूक के गए थे भैया, हमारे भी मुंह पे थूके थे भैया, और भैया हमारे बच्चे के भी मुंह पे थूके थे। इधर आ गुट्टू, इधर आ। ये देखो भैया, हमने पूछा नहीं भैया, नेताजी। कितने खुशी होते हो तुम। तुम्हारे घर में कोई टीचर आ जाए, तुम्हें सड़क बाजार में कोई टीचर मिल जाए, तुम उसका पैर नहीं छुओगे? क्योंकि मास्टर बहुत ऐठन दिखाता था क्लास में।
तुम्हारी चॉइस ही गलत है, तुम्हारा शोषण होगा ही होगा। मैं तो कहूंगा विजेंद्र सर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं आपको। उठो, आपकी कुर्सी से उठ गए, बोले भाई नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं ऐसे शिक्षकों का, बहुत, पर मैं जानता हूं कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हम बात पता क्या कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि दुल्हन साथ में आएगी कैसे। तो बात ये थी, हुमायूं जागृत होता है 1538 में, जो पता चलता है कि शेरशाह ने बंगाल पे पूरा मिर्जापुर से लेकर बंगाल तक का इलाका शेरशाह के कब्जे में, और ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है, मिर्जापुर से पूरा बंगाल। फिर वो क्या करता है, हुमायूं जाता है बंगाल। अब कहानी बड़ी प्यारी है, इसीलिए तो पढ़ना है। पढ़ना किस लिए, सीखना है। चतुर्लिंग मॉडल थोड़ी पढ़ना है कि चमत्कार का बलात्कार कर देना है। तुम्हारा मॉडल ही वही है, चमत्कार से बलात्कार वाला। दीनहीन बैठे हो, सेल्फी लेने चले आओगे बाबूजी। जो पैसा मांग रहा है सिर्फ वही भिखमंगा नहीं है, जो सेल्फी मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। तब तो सारे अंधभक्त कुछ भी युवा नेता। अब हुमायूं को पता चलता, भंडारा वाला बाद में बताएंगे, तुमको देखे थे एक दिन लाइन में खड़े हुए। सुनो, अब हुमायूं को पता चलता है कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। मिर्जापुर से बंगाल तक का शेरशाह का कब्जा। हुमायूं बंगाल पहुंचता है। हुमायूं बंगाल पहुंचता है, शेरशाह को हुमायूं का नेचर पता है। शेरशाह क्या करता है, पूरे बंगाल को सजाता है, बढ़िया अच्छी क्वालिटी की अफीम मंगाता है, क्योंकि उसको पता है कि अफीम चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे डांसरों को इकट्ठा करता है, क्योंकि इसको पता है कि इसको नाच देखने का शौक है। और जैसे ही, अब देखो, अब जैसे ही हुमायूं पहुंच रहा है बंगाल, वो बंगाल का नाम रखता है जन्नताबाद। फ्री में पढ़ा था कि नहीं, कौन सी किताब में है, एल श्रीवास्तव है, उसको छोड़ेंगे नहीं। जो मेडिवल इंडिया की एल श्रीवास्तव वाली किताब है, उसमें आरएसएस के आदमी है ना, तो थोड़ा सा एल श्रीवास्तव। तो जन्नताबाद, तुम यहां तैयारी करने आए हुमायूं की तरह, कोचिंग में गए, किसी लड़के ने कह दिया बहुत अच्छे लग रहा है, गर्दा फ्री गया। मत करिए, मैं पेपर पढ़ के आपको समझाऊंगा, समझ गई, देसी गुलाम है ये। 9 महीना हुमायूं बंगाल में है, 9 महीना, उसको भूल ही गया वो आया किस लिए था। 9 महीना कंपनी गार्डन में बैठा हुआ है, कंपनी गार्डन में बैठ के कह रहा है आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। लड़की कह रही डूब जाए इसी में, और तो कुछ कर नहीं पाएगा। 9 महीना, 9 महीना। उसके बाद क्या होता है कि पिताजी घर से फोन करते हैं कि भैया देखो रिटायर हो गया, पैसा घर में नहीं है, वापस चले आओ। तब वो आदमी जागता है। हिंदाल आगरा की गद्दी पर बैठा हुआ उसको मैसेज भेजता नहीं, अपने आप को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर देता है हिंदाल। जब हुमायूं को पता चलता है कि उसके भाई हिंदाल ने चुनावी रणनीति की परमिशन, अच्छी बात है, देखो अच्छी बात है, हम बताएं जवानी यार युद्ध करने के लिए, प्रेम तो बाई प्रोडक्ट है। जवानी जो है ना, उसका काम ही क्या है, एनर्जी है। हमसे मेरे मित्र आए, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत प्यारे दोस्त हैं, शुभ चिंतक हैं, कभी कभी उल्टी सीधी सलाह देते हैं मुझे। तो आए, तो जब उनको पता चला कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं, तो आए बेचारे, रात में 11:30 बजे आए और एकदम टेंशन में एकदम बैठे, बोले अब क्या कर रहे हो। मैंने कहा क्या कर रहा हूं, तो बोले चुनाव लड़ने जा रहे। मैंने कहा हाँ। बोले कहा है, हमने कहा लूटना है जनता को। तो मेरा चेहरा देख रहे थे। अरे मैंने कहा इतने सारे लुटेरे हैं जो सेवा सेवा कह के लूट रहे हैं, उनको तो जनता वोट दे ही रही है, मैं ओपनली कह रहा हूं एक बार हमको भी चुन के शायद देख ले। तो मेरा खेल मोदी जी बिगाड़ दिए, वो अपोजिशन वाले का पैर छू गए। और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत सामान्य सा ऑप्शनल चुना था, वो ऑप्शनल बड़ा खतरनाक था। एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग थी, हालांकि हार की पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली थी।
मैंने किसी को उस वक्त दोषी नहीं दिया था। और जिस दिन मैं गया था उस दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि 500 वोट मिलेगा। मैंने कहा बहुत है, 500 का तो बहुत बड़ा आंकड़ा है वे, हम आगे खेलने। और बहुत सही चल रहा था, जितनी खुराफात की जा सकती थी, जितनी भाई वहां हमको लोग कह रहे थे मास्टर साहब यहाँ बहुत बदमाशी होता है। हमने कहा गोंडा से ज्यादा होता है वे, पूर्वांचल में रहते हैं। वहां का लड़का आंख खोलता है तो उसको बताया जाता है कि देखो तुम्हारे चाचा का खेत है बगल में, 3 हिस्सा कब्जा करना है। हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं जो प्लान बनाता है कि गांव में कौन बाहर सेटल्ड है, किसका मकान कब्जा किया जाए, किसके घर में लोग मुकदमा नहीं लड़ सकते, कौन समझौता कर लेंगे, ये सब बैठ के गांव में प्लान बनता है। उस पृष्ठभूमि से आने वाले आदमी को तुम कह रहे हो यहाँ बहुत बदमाशी होता है। और पहली बार उस क्षेत्र के चुनाव में ऐसा हुआ था कि आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता मारा नहीं गया था, मारा था। लेकिन कोई बात नहीं, हालांकि मैंने चुनाव से संन्यास ले लिया। गांधी जी ने भी 20 बार चुनाव से संन्यास लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं, मैं बताऊं तुम्हारी उम्र कितनी है? पापा टीचर हैं बहुत और वो बोल रहे कि पहले तुम कुछ बन के आओ, नौकरी लेके आओ सरकारी, उसके बाद परमिशन मिलेगी। पिताजी को हमारा प्रणाम कहना, ठीक है। और वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं कर सकता हूँ, मैं क्योंकि मेरी खुद की कंपनी भी मैंने उसको बनाया हुआ है, कागज कागज पे कलेक्टेड में उसको जमा। कोई बात नहीं, तुम बस एक काम करो, सुनो, करके तुम एक काम करो, तुम सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को अपना मॉडल बना लो। 1920 में उनका सिलेक्शन हो गया था और 21 में वो असहयोग आंदोलन में कूद गए। तो तुम्हारे पिता को लगना चाहिए कि मेरे घर में भी एक सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ है। माइक ले लो। अल्ट्रा मोटिवेशन कॉमर्स है तो रोड मैप बता दीजिए कुछ। बताया तुम कोई लंदन जा रही हो, तुम जो है बेल्जियम जा रहे हो, वही रोड मैप वो पूछी है। पहला काम यही करना है कि अपने बेसिक्स को बेटा मजबूत करना है। ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है ना? हाँ। इजराइल किस सन में पैदा हुआ? इतना मैं जानता नहीं हूँ। तो पता है क्या, अच्छा कि वो बाल छोटा छोटा कराए हो। अगर यूपीएससी बिल्डिंग में घुस गए और तुम बोले इतना मैं जानता नहीं हूँ, तो बलवा पकड़ के 5-6 बार लड़ा देंगे सब्जी बलवा में कि जब नहीं जानते हो तो कौन डॉक्टर बोला है। तो जानना है बेटा, कितनी महत्वपूर्ण घटना घट रही है, और तुमसे हमने कोई ऐसा तो पूछा नहीं। न्यूज़पेपर तो आता होगा घर में ना? नहीं। तो मोबाइल रखे हो? मोबाइल कहाँ है? ये स्क्रीन है सर। मैं वीडियो मतलब इन्फ्लुएंसर हूँ। रील बनाने आए थे यहाँ पे सब मुझे बुलाया गया था। अरे चलो सलाम है तुमको, तुम इन्फ्लुएंसर हो, इतना अच्छा दिमाग रखे हो कि आखिर अपना काम कर ही ले गए तुम। चलो ठीक है। और इधर कोई लड़का है? तो यार पूरा सेमिनार खत्म हो गया और बहुत ही ज़्यादा मजा आया। तो जो भी अगर ये वीडियो पूरा देखा होगा तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और तुमको अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले इस तरह से टीचरों को सुनने का तो ज़रूर सुनना, बहुत फ़ायदा होता है। 2-4 घंटे का समय जाता है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।